गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी। मुझे जहां तक पता है कि हम लोग शायद 30 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। एक मिनट ना। हाँ जी, सर्कुलर मोशन का आज हमारा डिस्कशन होना है। और जहां तक मुझे पता है कि हम जो है 30 तक डिस्कस कर चुके थे, उससे आगे डिस्कशन होना है। तो कौन कौन प्रेजेंट है बच्चों। सर्कुलर मोशन की आज क्लास है। मैंने तुम्हें इसीलिए बीच में एक छुट्टी भी दे दी थी। सैटरडे को हमने ऑफ रखा था ताकि आप होमवर्क कंप्लीट कर सको। मोनीश, गुड आफ्टरनून। और थोड़ा सा वो बहुत ही स्पीड थोड़ी हमारी ज़्यादा हो रखी थी, तो इसलिए बच्चों मैंने बीच में तुम्हें अच्छा खासा गैप दिया है। तो बताइए भाई। गुड आफ्टरनून राहुल। कंप्लीट कर लिया भाई सर्कुलर मोशन का होमवर्क जो है आप लोगों ने। सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया। सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया या नहीं किया। चलो तो फिर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। 30 के बाद बच्चों, ये जो भी यहां तक क्या कहते हैं 33 तक, मतलब बी सेक्शन में आपका कोई भी डाउट अगर रह गया है तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी। बी सेक्शन में अगर कोई रह गया बच्चों, तो आप पहले मुझे ये बताइए कि उसमें कोई अगर डाउट है तो जल्दी से पूछ लो बी सेक्शन में, ठीक है ना। अप टू 33 एक्सरसाइज 1 करेंगे और सब्जेक्टिव करेंगे। आज का हमारा यही टारगेट है। कल से सेंटर ऑफ मास बच्चों कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 में बच्चों अप टू 33 तक कोई डाउट रह गया किसी बच्चे का, देख लो जल्दी से अपने अपने डाउट जो भी हो। थर्टी टू एंड 33 राहुल के डाउट है। 32 एंड 33। 32 ये कहता है कि अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रॉड हैज अ बीड व्हिच कैन स्लाइड अलोंग इट्स लेंथ and initially it is at a distance L from the end A of the rod. The rod is set in angular motion about A with constant angular acceleration alpha in a gravity free space. The coefficient of friction between the rod and the bead is mu, then the time after which the bead starts slipping. चलिए भाई, ओके। तो यहां पर बच्चों कुछ इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि हॉरिजॉन्टल रॉड हैज अ बीड which can slide along its length and initially is at a distance L. यहाँ पे बच्चों एक बीड जो है ना वो कितनी दूर है। बीड मतलब मोती टाइप का होता है, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ L। ये ऐसे घूम रहा है बच्चों, मान लो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है इसका, ठीक है। ओके। अच्छा, ये इसका टॉप व्यू है बच्चों, और यहाँ पे ग्रेविटी फ्री स्पेस है। ग्रेविटी है ही नहीं, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो बच्चों mg का तो लफड़ा ही खत्म हो गया। यहाँ पे mg का तो मतलब कोई सीन ही नहीं है ना। ओके। अब mg नहीं है तो नॉर्मल नहीं लगेगा। नॉर्मल देखो, अगर यहाँ पे कोई मोती टाइप का या कोई रिंग टाइप की ऐसे लटकी हुई है तो mg नीचे की तरफ होता तो उसमें नॉर्मल आ जाता है इन दोनों के बीच में, क्योंकि नॉर्मल लगा के उसके mg को बैलेंस कर रहा होता है। mg तो है नहीं बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाली बात समझ भाई। लेकिन एक चीज है क्या,
अल्फा से घूम रहा है, मतलब इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए मुझे, किसका, रिंग का। रिंग का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना चाहिए मुझे, अल्फा इंटू एल के बराबर, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज एल। तो मुझे अल्फा इंटू एल के बराबर बच्चों इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर की तरफ चाहिए। और ये कौन प्रोवाइड करेगा, रॉड इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगी, ठीक है। तो रॉड जो है बीड के ऊपर नॉर्मल लगा रही होगी और उससे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों हमारे पास इसका आ जाएगा। और कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू एल के बराबर। तो ये जो नॉर्मल है ये बराबर होगा एम अल्फा इंटू एल के बराबर, ठीक है। नॉर्मल बच्चों एम अल्फा इंटू एल के बराबर हो जाएगा। तो ये नॉर्मल की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो नॉर्मल इज इक्वल टू एम अल्फा इंटू एल। ओके, अब होगा क्या बच्चों के हमें चाहिए यहाँ पे, तो हमें चाहिए बच्चों यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, किसका, बीड का। कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल, इधर की तरफ रॉड के अलोंग कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक स्लिपिंग नहीं हो रही है तो स्टैटिक ही लगेगा। अच्छा, कोई मुझे इसका ओमेगा बता सकता है, ओमेगा होगा किसी भी टाइम पे अल्फा इंटू टी के बराबर, क्योंकि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रही है, तो ओमेगा ये आ जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल के बराबर, मतलब अल्फा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू एल के बराबर। ये इस बीड का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। और ये कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, एम इंटू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू एल। ये हो गया बच्चों हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन जो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। तो हमारे पास बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए क्या, म्यू इंटू नॉर्मल। और नॉर्मल की वैल्यू क्या है, एम इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर। तो एम अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू एल शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम अल्फा इंटू एल। एल से बच्चों एल कट जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एक अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों रूट के अंदर म्यू डिवाइडेड बाई अल्फा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तुम YouTube वाली सीरीज को फॉलो कर रहे हो भाई। मेरा मेन इंटेंशन वो तुम्हारे लिए एडिशनल क्वेश्चंस प्रोवाइड करना है उस सीरीज में, दैट्स ऑल। तुमने देखा होगा क्योंकि सर्कुलर का हमारा डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ था, इस चक्कर में मैंने कल सर्कुलर मोशन का सेशन उसमें नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं कल वो सेशन लेता ना तो तुम्हें समझ में नहीं आता। मैं फिर बोल रहा हूँ वो जो 4 बजे वाली जो सीरीज मैंने लॉन्च कर रखी है दैट इज जस्ट फॉर यू, आपका मतलब और कॉन्सेप्ट्स पे अच्छी पकड़ बनाने के लिए कर रहा हूं मैं वो काम। ये हमेशा ध्यान रखना कि YouTube पे जो 4 PM वाले सेशंस में मेरा पूरा इंटेंशन ये रहते हैं कि तुम्हारी तैयारी अच्छी हो जाए उससे, और क्वेश्चंस भी वही सेलेक्ट कर रहा हूं जो तुम लोगों को एडिशनली कराए जाने की जरूरत है। सो माई क्लासेस, माई शीट एंड दोज एडिशनल क्वेश्चंस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब पूरा एकदम एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट तुम्हारे उनसे तैयार हो जाएंगे। दिस वाज द 32 क्वेश्चन बच्चों, ये एडवांस लेवल क्वेश्चन था, ठीक है। अगले में आ जाता बच्चों 33 में। द फिगर बिलो शोज द टॉप व्यू ऑफ अ हॉलो सिलिंड्रिकल रूम हैविंग फ्रिक्शनलेस फ्लोर। तो बच्चों ये टॉप व्यू है, ये हॉलो सिलिंड्रिकल रूम है, ये उसका टॉप व्यू है, मतलब नीचे ये सरफेस है, ठीक है, और वो भी फ्रिक्शनलेस है। A block of mass m is projected with a speed u on the smooth horizontal floor along the wall of the room. The average normal force exerted by the cylindrical wall on the block during its motion from A to B. तो A से जब B पे पहुंचेगा ना बच्चों ये it will be moving like this. बच्चों तुम्हें पता है कि नेट एवरेज फोर्स जो होता है ना, एवरेज फोर्स मैंने तुम्हें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था, वो डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी के बराबर होता है, याद है। आप बोलोगे हाँ सर याद है। डेल्टा पी जो होगा ना बच्चों यहाँ पे पी फाइनल विच इज माइनस का एम बी और पी इनिशियल विच इज एम बी, तो ये माइनस का 2 MB के बराबर आ जाएगा। माइनस में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आई एम कंसिडरिंग दिस डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो उसका 2 MB के बराबर आएगा। डेल्टा टी जो होगा ना बच्चों, डेल्टा टी यहां से यहां तक का टाइम वो होगा बच्चों पाई आर, ये डिस्टेंस पाई आर होगी डिवाइडेड बाई वी, ले जाके पुट कर दो। सो डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी जो आ जाएगा बच्चों 2m v का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 2m v का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया तुम्हारा 33।
34 मतलब इस वाले में कोई डाउट है बच्चों किसी को? ये जो तुम्हारे अप टू 40 तक बच्चों, 40 तक कोई भी डाउट हो आप लोग अपने अपने सारे डाउट लिख दीजिए। अप टू 40। एक बार देखो तुम बच्चे, एक मिनट ना। थर्टी एट के अलावा और कोई डाउट नहीं है? राहुल को एक 38 में डाउट है, उसके अलावा बच्चों सारे हुए तुम लोगों से? ये तो सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट है। 38 क्या कहता है बच्चों? A bucket is whirled in a vertical circle with a string attached to it. The water in bucket does not fall down even when the bucket is inverted at the top of its path. In this position, choose the most appropriate option if the speed at the top, if v is the speed at the top. देखो बच्चों, ऑब्वियसली बात है बच्चों, ये वाटर बकेट जो है उसका जो केस बन रहा होगा वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला बन रहा है। एट लोवेस्ट पॉइंट जो वी नॉट गिवन होगा रूट के अंदर 5g r से ज्यादा गिवन होगा, ठीक है। bucket is inverted at the top of the path in this position. अब क्या होगा बच्चों कि जब ये हाईएस्ट पोजीशन पे होगी ना, यहां पे जब होगी, ठीक है, तो ये पानी जो है ना इसके ऊपर एक तो mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, है ना, और ये गिर नहीं रहा है, अगर ऑब्वियसली बात है बकेट को ये पुश भी कर रहा होगा पीछे की तरफ, नॉर्मल आ रहा होगा उधर से ना, और सेंट्रीपिटल नीचे की तरफ आ रहा होगा, ए सेंट्रीपिटल। तो नॉर्मल प्लस का mg इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r होगा, ठीक है। नॉर्मल प्लस का mg इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r होगा। अब नॉर्मल दो केस हो सकते हैं कि एक तो ये लिमिटिंग वाला केस हो, या फिर मतलब तुमने यहाँ पे स्पीड √5g r से ज्यादा दी हो तो यहाँ पे स्पीड और ज्यादा होगी, ठीक है। नॉर्मल और mg मिला के इसके बराबर है, मतलब mg इज लेस देन mv² अपॉन r, और इक्वल भी चलेगा, ठीक है ना। नॉर्मल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, एट द हाईएस्ट पॉइंट नॉर्मल की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो mg मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू mv²। तो मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो, इक्वल भी हो सकता है, छोटा होगा, मतलब mg इससे बड़ा नहीं होगा, इसलिए इन्होंने बोला mg इज नॉट ग्रेटर देन दिस, mg इज लेस देन और इक्वल टू mv² अपॉन r। नहीं तो ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में। तो mg को सेंट्रीपिटल प्रोवाइड किया है उसने, साथ में उसके साथ नॉर्मल भी हो सकता है, शायद वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा हो हाईएस्ट पॉइंट पे। भाई हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है ना वो रूट के अंदर gr होगी या gr से ज्यादा होगी। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हाईएस्ट पॉइंट, अच्छा ये तो बच्चों बकेट के पानी के लिए हो गया। अब बकेट के लिए देखते तो वो रस्सी का टेंशन बोलते हैं उसको ना, कि टेंशन प्लस का mg इज इक्वल टू mv² अपॉन r। हाईएस्ट पॉइंट पे ये लिखते हैं ना, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन, ये मैंने क्या है, मतलब मैंने वाटर के लिए कर दिया बच्चों ना। वैसे अगर तुम इसको सिस्टम मान लो ना पूरे को, T प्लस का mg इज इक्वल टू mv² अपॉन r होगा ना बच्चों। T की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है? या तो T की कुछ वैल्यू आएगी, या T की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 के बराबर, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से बच्चों हमारा ये आंसर आ जाएगा। 38 के अलावा बच्चों 40 तक और कोई किसी बच्चे को डाउट?
40 के बाद बच्चों ये 45 तक कोई डाउट किसी को, या 48 तक, अप टू 48, एनी डाउट्स? ये जो सी सेक्शन है, इस सी सेक्शन में आपके जो भी डाउट हो बच्चों जल्दी से लिख दो। सी सेक्शन के अंदर जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं बच्चों लिख दो। अभी तुम लोगों ने देखा था बच्चों, अभी पिछले शायद सैटरडे की बात है, फ्राइडे की बात है, तो फ्राइडे या सैटरडे में मैंने उसको बुलाया था, क्या नाम है, अमन त्रिपाठी को। अमन त्रिपाठी की रैंक जो है 797 ऐसी नहीं आई थी, उसने शीट पूरी सॉल्व की थी, पूरा डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया था। स्टार्टिंग में उसको मजा नहीं आता था, बोल रहा था खुद कि सर मेरे को स्टार्टिंग में मजा नहीं आता था, लेकिन जब मेरे को समझ में आ गया ना कि यार इन शीट से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर मैं इन्हीं को करता था बस। कोई एडिशनल बुक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी उसको 797 रैंक लाने में। ठीक है, सो 40 एंड 47 एंड 48, 40 वाला डाउट है। A bob attached to the string is held horizontal and released. The tension and the vertical distance from the point of suspension can be represented by, देखो भाई, मान लो ये किसी टाइम पे यहां आ गया, तो वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब हो गया ये h। अच्छा, यहां पे इसकी स्पीड होगी बच्चों, यहां पे एक mg लग रहा होगा, और ये एंगल में थीटा मान ले रहा हूं, ये r के बराबर है, ये r के बराबर है। ठीक है, तो टेंशन बच्चों अंदर की तरफ आएगा, तो देखो टेंशन का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, t माइनस का mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो t माइनस का mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। एक फॉर्मूला और लिखूंगा बच्चों, mgh एनर्जी कंजर्वेशन से इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। h जो है बच्चों r cos थीटा के बराबर होगा, h जो r cos थीटा के बराबर होगा, यहां पे पुट कर दूं बच्चों मैं, तो mv स्क्वायर की वैल्यू 2mgh के बराबर आ जाएगी, एक r से इसको डिवाइड कर दो, इसको भी r से डिवाइड कर दिया, तो ये mv स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू बच्चों ये हो गई। अच्छा, अगर मैं यहां पे एक r से मल्टीप्लाई और एक r से डिवाइड कर दूं, तो ये r cos थीटा बच्चों h के बराबर बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो t इक्वल टू mg r cos थीटा मतलब mgh डिवाइड बाई r प्लस का mv स्क्वायर अपॉन r 2mgh डिवाइड बाई r, तो ये 3mgh डिवाइड बाई r आ जाएगा। तो टेंशन बच्चों ये आ जाएगी, तो h के साथ बच्चों लीनियरली डिपेंडेंट आ रही है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, ये हो गया तुम्हारा 40 के बाद में 47 पूछा है और 48 पूछा है। The ratio x of the magnitude of the centripetal force to the normal reaction on the block at any point B. नॉर्मल रिएक्शन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, mg लग रहा हुआ ऐसे, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, इधर mg साइन थीटा आ रहा होगा। अच्छा, इसकी v आएगी इधर, ये r है तो ये r साइन थीटा होगा। v जो आएगा ना बच्चों हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी से mg r साइन थीटा के बराबर आएगा। mv स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू अगर तुम यहां से निकालो ना, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर अपॉन r, वो बच्चों 2mg r साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। अच्छा, नॉर्मल माइनस का mg साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये हमने एफ नेट इक्वल टू एम लिख दिया।
इसकी वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो नॉर्मल आ जाएगा बच्चों 3 mg साइन थीटा के बराबर। तो इन्होंने बोला है कि द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी डिवाइडेड बाई नॉर्मल दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू 2/3 विच इज अ कांस्टेंट थीटा के इंडिपेंडेंट आएगा। ठीक है थीटा के इंडिपेंडेंट आएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 47। 48 वाला ये मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी सौरभ 1:30 बजे के बाद आना, 1:30 बजे के बाद आना, अभी ना 1:30 बजे के बाद बात करेंगे हम ना। ठीक है, अभी मेरी क्लास चल रही है, 1:30 बजे के बाद आना प्लीज। जाओ, तुम आधा घंटा लेट आए हो तुम, मैं अभी तुम्हें 1 घंटे के लिए भेज रहा हूँ, 1 घंटे के लिए मैं भेज रहा हूँ ना, तुम जाओ। अभी मत बोल, अभी कुछ बोलो मत, मेरे को समझ में नहीं आएगा, तुम जाओ, 1:30 बजे के बाद आना। A small block of mass m slides along a smooth frictionless track as shown in the figure. If it starts from the rest P, what is the resultant force acting on it at Q? तो अच्छा, ये तो मुझे पता लग गया कि ये जो हाइट है ना बच्चों, ये 5/2r से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इट विल कंप्लीट सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन तो ये बच्चों कंप्लीट कर लेगा। अब अच्छा ये बताओ बच्चों, जो नेट फोर्स होता है क्या उसी से नेट एक्सेलरेशन आता है? आपको बच्चों कभी भी नेट फोर्स पूछा जाए ना, तो तुम फोर्सेस को मत देखो, तुम बॉडी का एक्सेलरेशन देख लो, टोटल एक्सेलरेशन क्या है। तुम्हें ये पता है कि m इंटू ए के बराबर होता है ना बच्चों नेट फोर्स। ये अगर तुम्हें पता है ना तो बस काम बन जाएगा तुम्हारा ना। तुम्हें सारे फोर्सेस देखने की जरूरत नहीं, कई बार इनडायरेक्टली क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। मैं अगर यहां पे देखूं ना बच्चों, तो इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों जी साइन थीटा के बराबर होता है, थीटा 90 डिग्री होगा तो जी के बराबर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। और यहाँ पे बच्चों एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा v स्क्वायर अपॉन r के बराबर। अगर तुम इस जगह पे v की वैल्यू देखो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन से, तो बेसिकली 4r नीचे आ गया, तो mg इंटू 4r इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे बच्चों v स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू जो आ जाएगी ना, v स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू जो आ जाएगी वो 8g के बराबर आ जाएगी। तो इस बॉडी के जो एक्सेलरेशन के जो दो कंपोनेंट है ना, वो एक 8g इधर की तरफ और g बच्चों इधर की तरफ। तो एक्सेलरेशन जो आएगा ना रूट के अंदर 64 जी स्क्वायर प्लस का जी का स्क्वायर, तो रूट के अंदर 65 जी के बराबर आ जाएगा। तो m से बस मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा। इसका डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, डी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट होगा। ठीक है भाई, इसमें कुछ गलती हो गई है, 70 तो नहीं आएगा इसका। अच्छा 42 भी है एक डाउट। The tube AC form a quarter circle in a vertical plane. The ball B has an area of cross section slightly smaller than that of the tube and can move without friction throughout it. B is placed at a B is placed at A and displaced slightly. It will देखो तुम्हें पता है बच्चों, यहां से अगर तुम जैसे मैंने तुम्हें ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, यहां से किसी चीज को छोड़ते हो तो यहां से कांटेक्ट लूज करके फिर ये अलग गिरती है, तो बच्चों इसमें भी ऐसे ही होगा, पहले इसके कांटेक्ट में रहेगी
फिर यहां से कांटेक्ट लूज करेगी, फिर ये इसके कांटेक्ट में ऐसे नीचे आएगी, ठीक है। तो इनिशियली बी इन कांटेक्ट विद द इनर वॉल एंड लेटर विद द आउटर वॉल, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। डी, डी सेक्शन में बच्चों किसी को कोई डाउट है क्या? डी सेक्शन देर आर 49 to 53 total 4 questions are there, मतलब 5 questions are there। बताओ भाई जल्दी से, डी सेक्शन में कोई डाउट हो तो। $52 a car moves uniformly along a horizontal sine curve। अब हॉरिजॉन्टल साइन कर्व बच्चों कैसा है, मतलब मान लो ऐसे करके है, ठीक है ना। साइन कर्व तो ऐसे ही होता है, या आप इसको इसके अलोंग बना लेते हैं, ठीक है। y equal to a sin x upon a, where a and alpha are the certain constant. The coefficient of friction between the wheels and the road is equal to k. The maximum constant speed at which the car can travel without sliding is। बच्चों इसका जो साइन का कर्व होता है ना, इस जगह पर सबसे ज्यादा कर्वेचर होता है। अगर ये यहां पे सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर पाया, कौन, फ्रिक्शन जो है, तो हर जगह कर पाएगा, ठीक है। अगर यहां पे सेंट्रीपिटल इसने प्रोवाइड कर दिया तो जहां पे y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, a के बराबर, साइन एक्स अपॉन ए की वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए यहाँ पे ना, साइन एक्स अपॉन 1 की ए की वैल्यू। तो मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड एट विच द कार कैन ट्रेवल विदाउट, तो यहां पे अगर स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, तो यहां पे बच्चों एक काम करते हैं, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करनी चाहिए। क्या पता करना चाहिए यहाँ पे? रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो गंदा वाला फॉर्मूला है उसको तुम जनरली अवॉइड ही करते हैं। तो व्हाट आई कैन डू इज, अच्छा, कार मूव्स यूनिफॉर्मली मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो बच्चों इस जगह पे ना मतलब उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना कार का, दैट इज 0। तो यहाँ पे बस सिर्फ नॉर्मल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो सेंट्री फ्रिक्शन को सिर्फ नॉर्मल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने की जरूरत है। इस जगह पर अगर तुम देखोगे ना बच्चों, तो उसका टेंजेंशियल का मतलब हो गया एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 आना चाहिए और एक्सेलरेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में आना चाहिए उसका। तो d2y/dt², ये बच्चों फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा, तो m d2y/dt², ये म्यू mg के बराबर होना चाहिए इस जगह पे, ठीक है। इसको काट दो बच्चों, तो dy/dt जो होगा a cos x अपॉन a डिवाइड बाई a के बराबर होगा, ठीक है। ओके, तो dy/dt आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक और आएगा dx/dt भी आएगा, ठीक है। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, d2y/dt² इज इक्वल टू, कॉस का डिफरेंशिएशन आ जाएगा बच्चों माइनस का साइन x अपॉन a dx डिवाइड बाई dt प्लस का कॉस x अपॉन a d2x/dt², एक a बाहर आ जाएगा, ये बच्चों इक्वल टू 0 है।
तो बच्चों यहां से जिस टाइम पे इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ रही है, मतलब यहां पे उसी टाइम पे हमें बात करनी है। अच्छा, dx बाई dt बच्चों किसके बराबर है? v के बराबर। ठीक है, ये v के बराबर रख देंगे। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन जो है ना बच्चों, ये माइनस का v के बराबर आ गया। ठीक है, ये वाली चीज जो है 1 के बराबर होगी ना, ये वाली चीज इस जगह पे, नहीं, माइनस का a इंटू बी के बराबर आ गया। ठीक है, और ये लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू जी होना चाहिए। तो v लेस देन और इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा। अच्छा, एक और मैं एक गलती कर दिया बच्चों, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना तो यहाँ पे एक और dx बाई dt आएगा ना, जो इसके डिफरेंशिएशन से, तो ये v स्क्वायर v लेस देन और इक्वल टू, मतलब ये माइनस का मैग्नीट्यूड की वजह से मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है, रूट के अंदर म्यू जी डिवाइड बाई ए। और ये अल्फा क्या है? अच्छा, उसके अंदर बच्चों बेसिकली ना ये अल्फा है और ये ए है। यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व, कैलकुलेशन है। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है बच्चों ना, थोड़ा सा। बाद बाकी जगह पे बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी कम होगी, सबसे ज्यादा कर्व इसी जगह पे होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे ना। बस यहीं पे आके आपको देखना है, हाईएस्ट नहीं है वैसे, टॉप व्यू है बच्चों ना, ये रोड ऐसा है, ये रोड ऐसे करके जा रहा है बच्चों ना। तो जो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी ना सेंटर की तरफ, वो यही होगी। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसमें 0 है बच्चों ना, स्पीड इसकी कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना। लेट्स टॉक अबाउट 53। ये बच्चों ग्रेविटेशन में करेंगे हम इन क्वेश्चंस को ना, ग्रेविटेशन, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में ना, ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं इस टॉपिक को। चलिए भाई, अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव बहुत शानदार है इसके। पहले 5 सब्जेक्ट में बच्चों जो जो डाउट है आप जल्दी से बता दो मेरे को ना। फर्स्ट 5 में सर, जब हम कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो बोथ डायरेक्शन की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिलेंगे ना। देखिए, y और x का जब रिलेशन है ना, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो जब y वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dt आएगा, x वाले को करोगे तो dx बाई dt आएगा। उससे जो रिलेशन मिलेगा ना तुम्हें, वो वेलोसिटी ऑफ y डायरेक्शन और वेलोसिटी ऑफ x डायरेक्शन में रिलेशन मिल जाएगा तुम्हें। तुम एक और बार डिफरेंशिएट करोगे अगर y वाले टर्म को, तो तुम्हें एक्सेलरेशन y डायरेक्शन का मिलेगा, लेकिन उधर जो मिलेगा ना तुम्हें, तो उधर क्या है, dx बाई dt को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो उधर एक्सेलरेशन भी आता है, उधर वेलोसिटी भी आती है x डायरेक्शन वाली। जैसे मान लो अगर किसी ने तुम्हें बोला कि y इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x का स्क्वायर है सपोज, तो जब तुम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, 2x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। अब यहाँ 2 वेरिएबल है, तो जब तुम इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे ना, x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा dx बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। समझ गए? तो ये एक्सेलरेशन है इन एक्स डायरेक्शन और ये वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो ये बनता है इस तरीके का रिलेशन ना। हाँ भाई, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो बच्चों, पहले 5 में कोई डाउट किसी बच्चे को? फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, एनी डाउट?
पहले 5 क्वेश्चंस में बच्चों, सब्जेक्टिव के पहले 5 क्वेश्चंस में कोई डाउट? आज के अलावा मैं डिस्कशन नहीं करूंगा सर्कुलर मोशन का ना, तो जिसको भी करना है डिस्कशन इसी में कर लो भाई। पहले 5 में कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? अब देखो भाई, मैं और क्लासेस नहीं लगा सकता है, एक छुट्टी दी मैंने, एक संडे था, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं होमवर्क। मतलब मेरी तरफ से मैं आज खत्म कर दूंगा डिस्कशन को ना। 10th तक बच्चों कोई डाउट किसी को? 10th तक? सिक्स एंड 8। 6 वाला जो क्वेश्चन है ना, अ पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन विद वेलोसिटी ए आई कैप प्लस का बी टी जे कैप at the instant t equal to a root 3 divided by b, the magnitude of tangential normal and total acceleration r. एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट क्या होगा? 0। एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? b के बराबर। अच्छा, वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे किधर है? इधर की तरफ a, t इक्वल टू 0 पे। और एक्सेलरेशन किधर है? एक्सेलरेशन है इधर की तरफ, ठीक है, y डायरेक्शन में। तो ये कुछ ऐसे जा रहा होगा। इसकी ये वाली वेलोसिटी पूरा टाइम a के बराबर रहेगी, और ये वेलोसिटी ना इस टाइम पे कितनी हो जाएगी? a√3 के बराबर। इसमें b इंटू टी कर दो, a√3 के बराबर आ गया। इसकी जो नेट वेलोसिटी आएगी ना बच्चों, वो 2a के बराबर आ जाएगी, और ये एंगल बच्चों 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, 2a के बराबर आ जाएगी वेलोसिटी, और ये एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा। इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ है बच्चों? इन दिस डायरेक्शन। और कितना है? b के बराबर। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री के बराबर। इस एक्सेलरेशन का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा ना, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगा b cos 30, और ये कहलाएगा बच्चों नॉर्मल एक्सेलरेशन b sin 30। और टोटल एक्सेलरेशन बच्चों b के बराबर है, b sin 30 b/2 √3 b/2, और ये b आर द आंसर्स। मैं कहना इस शीट में हर तरीके के क्वेश्चंस हैं, इफ यू आर विलिंग टू सॉल्व देम, तुम्हारे हर तरीके के क्वेश्चंस, हर तरीके के। 8वां पूछा है आपने ना, a solid body rotate with deceleration about a stationary axis with an angular deceleration of this, where omega is the angular velocity. If at the initial moment of time its angular velocity was equal to omega naught, then the mean angular velocity of the body averaged over the whole time of rotation till it comes to rest is omega naught divided by n. देखो बच्चे, ये डिसेलरेशन हो रहा है। इन्होंने पूछा क्या तुमने? मीन ओमेगा एवरेज पूछ रहे हैं आपसे ना। ओमेगा एवरेज होता है बच्चों डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी के बराबर। तो तुम्हें एक तो ये पता करना है कि रुकने तक इसने कितना एंगल ट्रेवल किया, और एक ये पता करना है कितना टाइम लगा इसको रुकने में। दोनों चीजें पता करनी है इसके लिए ना। हमें यहां पे दे रखा है बच्चों एंगुलर डिसेलरेशन दे रखा है, तो पहले मैं रुकने तक का थीटा पता करता हूं। तो मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा माइनस का ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। ये भी तो अल्फा ही होता है बच्चों फॉर्मूला। दिस इज इक्वल टू रूट के अंदर ओमेगा, मतलब मान लो एक कांस्टेंट ले लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ना। तो रूट के अंदर ओमेगा इंटू डी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर दो बच्चों। आप बोलोगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, इनिशियल एंगल थीटा 0 था,
ये टोटल एंगल जो इसने चला 0 होने तक वही हो गया। इसका इंटीग्रेशन आएगा बच्चों 2/3 ओमेगा नॉट की पावर 3/2 और ये डेल्टा थीटा के बराबर हो जाएगा। सो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 2/3 ओमेगा नॉट की पावर 3/2। ठीक है, ये तो डेल्टा थीटा हो गया। एक कांस्टेंट भी था ना यहाँ पर कहीं पे। ठीक है, ओके। एक फॉर्मूला लगाऊंगा डी ओमेगा बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू रूट के अंदर ओमेगा। डी ओमेगा डिवाइड बाई रूट के अंदर ओमेगा इज इक्वल टू माइनस का सी इंटू टी। तो 2 रूट के अंदर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू सी डेल्टा टी टोटल टाइम। इसको इंटीग्रेट कर देंगे ना तो ये आ जाएगा। तो डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास 2 रूट के अंदर ओमेगा नॉट डिवाइड बाई सी के बराबर आ जाएगी। तो अब ओमेगा एवरेज दैट डिवाइड बाई दिस, तो 2 रूट ओमेगा नॉट तो कट जाएगा, तो ये ओमेगा नॉट बाई 3 आ जाएगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन था जिसने ओमेगा के मतलब अल्फा के हमें दोनों फॉर्मूले यूज करवा दिए। देख रहे हो कितना प्यारा क्वेश्चन है। मतलब इन्होंने पूछ लिया कि भाई कोई चीज चल रही थी और रुक रही थी, मतलब ना उसका डिसेलरेशन हो रहा था, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी थी। इन्होंने कहा कि रुकने तक इसकी एवरेज ओमेगा बताओ, मतलब तुम्हें एंगल रोटेटेड भी पता करना है उसके रुकने तक और टाइम भी तुम्हें ही पता करना है। तो एक फॉर्मूला लगाया मैंने, वो ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा वाला अल्फा में। वो बीटा मतलब अल्फा का काम कर रहा है, एंगुलर डिसेलरेशन वर्ड यूज किया इसलिए माइनस लगाया बच्चों मैंने ना यहाँ पे, क्योंकि वो घट रहा होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। 10th तक हो गया बच्चों। 10th के बाद बच्चों 10th to 15, 10 to 15 टोटल कितने क्वेश्चन है? 23। 10 to 15 तक बताओ बच्चों, 15 तक। आफ्टर दिस सेशन वी आर डन विद दिस शीट। एडवांस और पीवाई जे मेन के पीवाई क्यू रह गए, वो तो मैं अलग ही करा रहा हूं। ठीक है, मतलब अलग प्लान है उनके लिए ना, इस बार अलग से कराने। वो 11th वाला, a car goes on a horizontal circular road of radius r is equal to root के अंदर 27 meter, the speed increasing at a constant rate of dv by dt is equal to a is equal to 1 meter per second square. The friction coefficient between the road and the tire is this. Find the time at which the car will skid. देखो बच्चों, इसमें dv by dt मतलब स्पीड का रेट ऑफ चेंज, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 1 के बराबर दे रखा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी आएगी ना बच्चों, वो t के बराबर आ जाएगी, a इंटू टी। ठीक है, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा ना इसका v स्क्वायर अपॉन r के बराबर आ जाएगा, मतलब t स्क्वायर अपॉन r। r कितना दे रखा है रूट के अंदर 27, ये इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो जो फोर्स आएगा ना बच्चों इस पे, m इंटू ए टेंजेंशियल वेक्टर प्लस का m इंटू ए सेंट्रीपिटल वेक्टर। ठीक है, तो जो नेट फोर्स मुझे चाहिए m रूट के अंदर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर t की पावर 4 डिवाइड बाई 27 प्लस का 1। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास f जो मुझे चाहिए। और ये कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? दोनों एक्सेलरेशन दोनों सरफेस के अलोंग है, तो फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करेगा। दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन गया। म्यू की वैल्यू अच्छा 0.2 के बराबर थी, 2 के बराबर आ जाएगा। तो टी स्क्वायर डिवाइड बाई 27 प्लस का 1 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 4, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी टी की पावर 4 एंड वी गेट 3 सेकंड। 3 सेकंड तक बच्चों ये स्किड नहीं करेगी, 3 सेकंड के बाद करेगी। ठीक है, 15 तक और कोई डाउट? अप टू 15।
20, up to 20. Any doubt? Up to 20. Question number 20. एंड 15. आपने जब होमवर्क ही नहीं किया तो आपके पूछने का मतलब नहीं बनता ना। मैंने आपने तो होमवर्क ही नहीं किया, तो आप तो बस जबरन पूछ रहे हो ना कि चलो ये अच्छा लग रहा है इसको पूछ लेते हैं। uh, 16, 17 and 19. 16. Two blocks of mass 10 kilogram and 5 kilogram are connected to each other by a massless inextensible string of length this and placed at a diameter of on a turntable. The coefficient of friction between the table is 0.5 while there is no friction between M2 and the table. The table is rotating with an angular velocity of 10 radian per second about a vertical axis passing through its center. The masses are placed along the diameter of the table and on either side O such that M1 is at a distance of this. M2 की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? तो इसको खाली पेज पर करना पड़ेगा ना। तो बच्चों यहाँ पे एक टेबल है, जिस पर दोनों ब्लॉक को रखा हुआ है इन्होंने ना। दोनों को एक रस्सी से कनेक्ट कर रखा है। पॉइंट 3 मीटर की रस्सी, M1 10 किलोग्राम का है और M2 बच्चों 5 किलोग्राम का है। 10 kg and 5 kg. This distance is given as 0.124. Then this distance comes out to be 0.176 मीटर। ठीक है, दोनों का सम जो है कितना हो जाएगा? 0.3 मीटर के बराबर। दे आर रोटेटिंग। यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो इस रस्सी में कुछ टेंशन होगा। भाई इसको कौन घुमा रहा होगा? सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड करेगा? टेंशन। तो टेंशन की वैल्यू हमें पता लग जाएगी, T इक्वल टू 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 0.176 आ जाएगा। Calculate the friction force on M1. What should be the minimum angular speed of the turntable so that the masses will slip from this position? पहले ओमेगा 10 के बराबर दे रखा था, तो T आ जाएगा बच्चों 100 इंटू 10, तो 30, 88 न्यूटन के बराबर। पहले वाले का आंसर 88 तो नहीं आ रहा है, मैंने लेंथ में कुछ गलती कर दी क्या? 1.76 ही तो होगा। 5 नहीं, मैंने तो कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, ये तो टेंशन की वैल्यू आई है, ठीक है। तो टेंशन बच्चों इस पे भी तो लग रहा होगा इतना ही, है ना। इसको भी सेंट्रीपिटल चाहिए, तो टेंशन प्लस का फ्रिक्शन दोनों मिला के 10 किलोग्राम वाले को 10 ओमेगा का स्क्वायर इंटू आर 0.124 ये प्रोवाइड कर रहे होंगे। टेंशन 88 आ गया बच्चों, फ्रिक्शन इज इक्वल टू 124। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी यहां से हमारे पास 36 न्यूटन के बराबर। ठीक है, पहला वाला आंसर आ गया। तो फ्रिक्शन बच्चों यहाँ पे म्यू एम जी के बराबर नहीं लग रहा होगा, जितनी जरूरत है उतना लग रहा होगा। ठीक है, म्यू एम जी तो देखो तो बच्चों वो मेरे ख्याल से 50 आना चाहिए था। What should be the minimum angular speed of the turntable so that the masses will slip?
अब ये कह रहे हैं कि देखिए भाई इसमें फ्रिक्शन लग रहा है कितना 36 के बराबर। यहां फ्रिक्शन लग कितना सकता है, इसको तुम ओमेगा बढ़ाओगे तो ओमेगा बढ़ाओगे ना बच्चों तो टेंशन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं मान लो तुमने एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कर दी तो टेंशन की वैल्यू पता है उस टाइम पे कितनी होगी, सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए 5 ओमेगा का स्क्वायर इंटू 0.176 के बराबर। और टेंशन प्लस का म्यू एम जी ये m1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 0.124 के बराबर आना चाहिए। उसको लाके यहां पे पुट कर दो। m1 बच्चों जो कि 10 के बराबर है, ठीक है, इसको यहां पे लाके पुट कर दो। म्यू की वैल्यू बच्चों 0.5 दे रखी है इंटू 10 इंटू जी, दिस वुड बी इक्वल टू, इसको उधर ले जाना, ओमेगा का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 1.24 माइनस का 0.88 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई, माइनस कर दो इसमें से 36। ओमेगा की वैल्यू आएगी बच्चों 5√2 डिवाइड बाई 0.6, 50 डिवाइड बाई 6, इसके बराबर आ रही होगी 25 डिवाइड बाई 3, 8 के करीब आएगा। यही आएगा बच्चों, ठीक है 11.66। हाउ शुड द masses be placed with the string remaining taut so that there is no friction force acting on m1? m1 पर कोई फ्रिक्शन ना लगे तो फिर उसके हिसाब से बच्चों क्या करना कि इसको x मान लेना, इसको 0.3 माइनस एक्स मान लेना। अब कहना कि टेंशन इसको भी सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर दे, टेंशन इसको भी कर दे, कम बन जाएगा। ठीक है, t इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर उसके लिए लिखना, t इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू इसके लिए लिखना, आ जाएगा वो दोनों का। t इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर r1 m2 ओमेगा स्क्वायर r2। तो ऑब्वियस बात है m1 और m2 जो होंगे ना, m1 डिवाइड बाई m2 जो होगा r2 डिवाइड बाई r1 के बराबर होगा। ये रेशियो 10 डिवाइड बाई 5 है, तो r2 और r1 में भी यही रेशियो आएगा। r2 जो है ना डबल होगा r1 का, r2 डबल होगा r1 का। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। और कौन सा पूछा था आपने? 16 17। 10 किलोग्राम ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट ए। अगर आप इस टाइम पे बात करोगे ना तो देखो यहाँ पे mg लग रहा होगा 100, टेंशन यहाँ पे होगी TA, यहाँ होगी TB। TA का जो ऊपर वाला कंपोनेंट है ना TA cos 37 इज इक्वल टू 100, तो TA आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 125 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुमने इसको रिलीज कर दिया, इसको तोड़ दिया, तो फिर पता क्या होगा, नाउ दिस ब्लॉक विल हैव mg साइन ये 53 37 mg cos 37। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों कि अब ये इधर जाने लगेगा, तो अब मुझे रस्सी की लेंथ के अलोंग फोर्स बैलेंस करना है, इधर इसका एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, रस्सी की लेंथ के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो सेंट्रीपिटल भी नहीं होगा यहाँ पे, तो रस्सी की लेंथ के अलोंग नहीं जाने देना है मुझे। तो रस्सी की लेंथ के अलोंग फोर्स बैलेंस करोगे ना तो बच्चों फ्री हो जाएगा। आप बोलोगे सर मैं पहले वाले केस में रस्सी की लेंथ के अलोंग फोर्स बैलेंस नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, रस्सी की लेंथ के अलोंग और रस्सी के परपेंडिकुलर। लेकिन रस्सी की लेंथ के अलोंग जब लिखोगे ना तो टीबी का भी कंपोनेंट आएगा और 100 का कंपोनेंट आएगा, और टीबी का इधर वाला कंपोनेंट और 100 के इधर वाले कंपोनेंट को बैलेंस करोगे फिर तुम, फिर टीबी कैलकुलेट करोगे वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पहले वाले केस में करेंगे, इस वाले में तो फिर ये नीचे जाने लगा है ना, तो हम जो है रस्सी की लेंथ के अलोंग फोर्स बैलेंस करेंगे। ठीक है,
तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग बी इज कट। तो बी को कट करने के बाद बच्चों क्या हो जाएगा, हम रस्सी की लेंथ के अलॉन्ग लिखेंगे और रस्सी परपेंडिकुलर तो ब्लॉक जाने लग जाएगा ना, सर्कुलर पाथ पे जाने लगेगा ना पार्टिकल जो है। अप टू 20 एनी मोर डाउट्स? अप टू 23। सो 23, अच्छा 19वां। A particle of mass m is suspended this, the sufficient velocity this is imparted suddenly. Calculate the angle midway the string when the with the vertical when the acceleration of the particle is inclined to the string by 45 डिग्री। इसमें तो बच्चों वैसे तो देखो मेरे को बहुत आराम से ये पता लग गया था ये रिलेटिवली, क्योंकि मुझे ये पता है कि तुम्हें मैंने एक चीज बताई थी कि अगर लोवेस्ट पॉइंट पे तुम रूट के अंदर 3gl वेलोसिटी देते हो ना, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आती है ना बच्चों इसकी, वो इसमें से 2 माइनस कर देते हैं, सॉरी रूट के अंदर gl के बराबर आती है। याद है जब हमने रूट के अंदर 7gl दी थी, रूट के अंदर 5gl आई थी और ऊपर रूट के अंदर 3gl आई थी, ठीक है ओके। यहाँ पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ना वो g के बराबर होता है, और सेंट्रीपिटल जो होता है ना बच्चों वो v स्क्वायर अपॉन l के बराबर, मतलब g के बराबर होगा। तो नेट एक्सेलरेशन इधर आ जाता है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो रस्सी के साथ 45 डिग्री एंगल पे आ रहा है नेट एक्सेलरेशन ना बच्चों। बेसिकली रस्सी की डायरेक्शन में होता है कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और रस्सी का परपेंडिकुलर होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जिस मूवमेंट पे सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल बराबर होंगे तो बच्चों वो बीचों बीच में आएगा सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल के नेट एक्सेलरेशन, है ना। तो मतलब रस्सी के साथ 45 डिग्री एंगल पे आ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल जब टेंजेंशियल के बराबर होगा ना, वो टाइम होंगे जब नेट एक्सेलरेशन 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा। ये तो आ ही जाएगा अल्फा वाला, तो बाद बाकी बच्चा आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको ना सेंट्रीपिटल के लिए। वी स्क्वायर अपॉन आर जब जी साइन थीटा के बराबर हो, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर माइनस का एम जी एल 1 माइनस का कॉस थीटा। ये था ना हमारे पास एक रिलेशन, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर दो, m से मल्टीप्लाई कर दो, तो एम बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एम जी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हाफ एम रूट के अंदर 3gl का स्क्वायर एम जी आर प्लस का एम जी आर कॉस थीटा। ऐसा कुछ बन जाएगा बच्चों ना यहाँ पे हमारे पास। एम जी आर साइन थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी एल। साइन थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। मतलब एल अपॉन आर, एल और आर तो एक ही चीज है। तो साइन थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा ये 1 के बराबर आ रहा है। वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस थीटा 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉस थीटा है। ये क्या है, एक तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है, एक कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 4/5 आ रहा है।
पर इसको चेक करना ही कभी आएगा या नहीं आएगा, मुझे लगता नहीं आएगा। एक ऑप्शन जो है हमने स्क्वायर करने की वजह से फालतू में एक ऑप्शन बढ़ा दिया है, नहीं तो मुझे लगता नहीं कि आएगा आंसर ना, क्योंकि शायद इससे पहले ये इसको छोड़ देता है। जब इधर से जब हम एंगल अल्फा मानते थे ना, जैसे अपने एक रूट के अंदर 4GL वाला क्वेश्चन किया था, तो रूट के अंदर 4GL वाले में क्या था कि साइन अल्फा जब 2/3 के बराबर हो रहा था तब वो सर्कल को लीव कर रहा था। इसमें साइन अल्फा जब 1/3 के बराबर होता है ना तभी सर्कल को लीव कर देता है। तो साइन अल्फा 1/3 मतलब 0.33, तो अल्फा आएगा 0.33 के हिसाब से। और साइन 143 का मतलब हो गया कि 53 डिग्री एंगल ऊपर जाके, 53 डिग्री मतलब साइन 53 होता है 4/5। तो 4/5 जो होता है ना वो 0.8 के बराबर होता है। तो ये एंगल सर्कल को लीव करने वाले एंगल से बड़ा एंगल है, तो ये सर्कल में चलेगा ही नहीं। ये 143 तो आएगा ही नहीं बच्चों ना, ये पता नहीं किसने बना दिया। 143 नहीं, 90 डिग्री वाला ऑप्शन आएगा बच्चों ना, 143 डिग्री तो पहुंचेगा ही नहीं वो। ठीक है, 22। टू आइडेंटिकल रिंग, this about this। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक्स डिस्टेंस में जाके हम रिंग के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि इस पे एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स फोर्स लग रहा हो बाहर की तरफ, तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा ना बाहर की तरफ रिलेटिव वाला, वो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर आ जाएगा। तो v इंटू डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू 3 दे रखी है, मतलब 9x आ जाएगा। वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इजिकल टू 9x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एक्स की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये 9/2 आ जाएगा। तो v की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो जब ये यहां से निकलेगी ना बच्चों रिंग, तो ये 3 मीटर पर सेकंड से इधर चल रही होगी, लेकिन साथ ही साथ अंदर की तरफ भी बच्चों 3 मीटर पर सेकंड से ही जा रही होगी। ठीक है ना, अंदर की तरफ। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ना बच्चों, वो इसकी अगर टॉप व्यू देखोगे ना, टॉप व्यू, तो ये 3 मीटर पर सेकंड से तो इधर रॉड के साथ जा रही होगी और 3 मीटर पर सेकंड से बाहर की तरफ आएगी। तो ये ऐसे 3√3 मीटर पर सेकंड से जाएगी बच्चों ना उधर बीच में, इधर और इधर वाली वेलोसिटी का रिजल्टेंट उधर, और ये प्रोजेक्टाइल करेगी। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट का केस बनेगा। इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना रूट के अंदर 2h/g के बराबर होगा, 1 सेकेंड के बराबर। ठीक है, तो 1 सेकंड में ही गिरेगी ना बच्चों, जहां पे वो पॉइंट पता है 1 मीटर तो ये डिस्टेंस है, 1 सेकंड में इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर इधर चलेगी और 3 मीटर बच्चों ये अंदर जाएगी। यहां गिरी, ये तो उधर गिरेगी, ये वाली कहां गिरेगी, 1 मीटर तो ये है ही ऑलरेडी, 3 मीटर ये भी चलेगी। जब ये निकलेगी ना बच्चों इधर, तो ये 3 मीटर पर सेकंड से ऐसे निकलेगी और 3 से इधर निकलेगी, तो ये इधर आएगी 3 मीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी टोटल, 3 और 3 6 और 2 8, और ये डिस्टेंस कितनी होगी 3 और 3। तो अब देखो टॉप व्यू में देखोगे ना तुम, तो ये 8 मीटर है, ये वाली उधर अंदर की तरफ 3 मीटर है, ये बाहर की तरफ 3 मीटर है। तो ये डिस्टेंस तुम्हें बतानी है। तो ये 6 मीटर हो गई, ये 8 मीटर हो गई, तो ये डिस्टेंस बच्चों इन दोनों के बीच का 10 मीटर आएगा। सो 3 डायमेंशन में बहुत प्यारा क्वेश्चन था। तो ये दोनों रिंग के बीच का डिस्टेंस पूछा है इन्होंने। दोनों रिंग जब निकलेंगी ना, तो एक तो उनकी वेलोसिटी बच्चों बाहर की तरफ आएगी और एक साथ में वो रॉड के अलोंग भी तो आएगी। ठीक है ना, ट्वेंटी थ्री तक और कोई डाउट किस बच्चे को?
हाँ, वो क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो वाला। 23 तक और कोई डाउट? चलो भाई, कल मिलते हैं, सेंटर ऑफ मास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।